Dear student, today we will discuss the first method of depreciation. We can see what is the procedure in which we calculate the depreciation of any assets, machinery, furniture, any type of asset. We can calculate the depreciation in different method, but today we will discuss the first method of depreciation, straight line method, fixed installation method और स्ट्रेट लाइन मेथड। इस मेथड के अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाती है और उसके अंदर हम फिक्स परसेंटेज बना लेते हैं कि आया कि हमने कितने साल के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। एक एसेट है, सपोज हम उसकी मिसाल लेते हैं कि हमारे पास एक एसेट है जिसकी मालियत तकरीबन 5 लाख रुपए है। अगर हम उस एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं कि उसका ड्यूरेशन हम 5 साल के रख लेते हैं, इसका मतलब यह है कि 1 लाख पर ईयर उसकी डेप्रिसिएशन होगी और 5 ईयर के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और उसका जो यूटिलाइजेशन का पीरियड होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। हर साल उसकी डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए होगी और 5 साल के बाद उसकी वैल्यू प्रोडक्शन के लिहाज से वो नील हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं मेन टॉपिक डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन के अंदर हमारे पास पहला जो मेथड है वो है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसे हम स्ट्रेट लाइन भी मेथड कहते हैं। तो इसके अंदर हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारा कोई भी एसेट जिसकी डेप्रिसिएशन होती है और डेप्रिसिएशन भी लाजमी होती है, हर एसेट की लाजमी होती है। इसके अंदर हम आपको थोड़े से एग्जांपल देते हैं कि एक हमारे पे इसका फार्मूला है कि एनुअल डेप्रिसिएशन है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन हम किस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं, एक सादा सा फार्मूला है। इसके अंदर यह है कि कॉस्ट ऑफ एसेट हमारे पास होती है कि जो एसेट है उसके हम कॉस्ट लेते हैं और उसके अंदर सॉल्वेज वैल्यू को डिडक्ट कर देते हैं, मनफी करते हैं। और सॉल्वेज वैल्यू हमारी क्या है? वो एक ऐसी अमाउंट है जो जब कोई एसेट अपने मेच्योरिटी टाइम पे पहुंच जाता है, जब उसकी यूटिलाइजेशन पीरियड खत्म हो जाता है, तो उसको हम फिर क्या करते हैं, उस टाइम के एंड पे हम उसको सेल कर देते हैं और जितनी भी अमाउंट का वो सेल होता है, क्योंकि वो वर्किंग के काबिल नहीं होता, उसकी वर्किंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, उसकी ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाती है वर्किंग की, तो वो जो अमाउंट होती है, जितनी भी अमाउंट का वो सेल होता है हमारा एसेट, उसको हम सॉल्वेज वैल्यू कहते हैं। तो डिवाइडेड बाय हम किससे कहते हैं? एस्टिमेटेड ईयर ऑफ लाइफ। ये वो उसकी ड्यूरेशन है जिसमें हम ये देखते हैं कि ये हमारा एसेट, ये हमारी मशीनरी, या हमारा फर्नीचर, या हमारी बिल्डिंग इतने अरसे के लिए हमारा काम करेगा, इसकी वर्किंग कैपेसिटी जो है अभी इतनी ईयर है। तो डिवाइडेड बाय हम एस्टिमेटेड ईयर ऑफ लाइफ करेंगे। सपोज हम ये देखते हैं कि हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन हम जब कैलकुलेट करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास 16,000 हमारे पास है, कॉस्ट ऑफ एसेट 16,000 है और उसकी सॉल्वेज वैल्यू जो है वो 6,000 है। तो उसके डिवाइडेड बाय हमारे पास 5 ईयर है, तो ये 54,000 है, उसको हमने डिवाइड किया 5 ईयर पर। तो इसके साथ हमारे पास जो आता है पर ईयर, हमारे पास डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होती है वो 10,800 पर ईयर है। तो 5 ईयर के बाद इसकी वैल्यू, जब हम इसको सील करते हैं इस मशीनरी को, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है वो 6,000 के हम सेल करते हैं, लेकिन पर ईयर इसकी जो डेप्रिसिएशन होती है वो 10,800, 10,800 इसकी वैल्यू। इसके साथ हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक मशीनरी है जिसको हम बिजनेस में हम यूज करते हैं और उसके हम स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम एक एग्जांपल आपको देते हैं कि हमारे पास ये एक स्पेसिमेन है डेप्रिसिएशन का,
जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जनवरी 1 2040 के अंदर हमारे पास कैश अमाउंट जो थी वो 5 लाख थी। 5 लाख जो है हमारे पास ये अमाउंट है उस मशीनरी की जो हमने बिजनेस के लिए ली है। और उसके साल के एंड में हम उसका 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं पर ईयर के हिसाब से, तो हमारे पास ये 50,000 आ जाता है। ये 50,000 आ जाता है, तो 50,000 उसके अलावा डेप्रिसिएशन हो जाती है और उसके साल के एंड में जो हमारे पास वैल्यू होती है वो 4,50,000 है। ये 4,50,000 उसके बैलेंस 2040 के अंदर 31 दिसंबर के अंदर हमारे पास जो वैल्यू होती है वो ये बच जाती है 4,50,000। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ईयर जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस में आता है, तो वो हमारे पास बैलेंस जो होता है ब्रॉड डाउन जो होता है हमारे पास 4,50,000 है। और 31 दिसंबर 2050 के अंदर हम डेप्रिसिएशन जब इसकी कैलकुलेट करते हैं वो 50,000 है। और उसके जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन जो है वो 4 लाख बचता है, क्योंकि 4 लाख हमारे 50,000 उसकी डेप्रिसिएशन हो जाती है। पहले हमारे पास अमाउंट थी 4,50,000 और 50,000 डेप्रिसिएशन हो जाती है दूसरे साल के अंदर 2050 के अंदर, और उस पर हमारे पास जो बाकी बैलेंस कैरी डाउन जो है वो 4 लाख है। इसके साथ जब हम नेक्स्ट ईयर को देखते हैं तो हमारे पास जनवरी 1 2060 के अंदर बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है 4 लाख है। और 31 दिसंबर 2060 के अंदर हम जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं 5 लाख के हिसाब से 10% लेते हैं वो 50,000 है। और 4 लाख में से हम 50,000 जब डिडक्ट करेंगे साल के एंड में हमारे पास 3 लाख और 50,000 आ जाता है। और इसके साथ जब हम 4 ईयर में लेते हैं 1 जनवरी 2017 को जब देखते हैं 2017 के अंदर बैलेंस कैरी डाउन जो हमारे पास ये 3,50,000। और जब 31 दिसंबर 2070 के अंदर हम उसका डेप्रिसिएशन लेते हैं 50,000, वही रूटीन वाइज जो है हमारे पास 5 लाख में 10% लेंगे 50,000 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास टोटल अमाउंट थी 3,50,000। 50,000 उसके अंदर जो है हमारे पास 15,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन चला जाएगा इस साल का 2017 का, और बाकी हमारे पास बैलेंस जो बचता है वो 3 लाख बचता है ये कैरी डाउन। फिर हम नेक्स्ट ईयर के आगे देखेंगे तो हमारे पास जनवरी 2018 है, उसके बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है वो 3 लाख है। इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करते रहते हैं कि हमारे पास इस तरीके से हम इसकी मुख्तलिफ सालों के मुताबिक हम सेम अमाउंट के अंदर हम इसकी स्ट्रेट लाइन मेथड के तौर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो इस अकाउंट डेप्रिसिएशन मेथड के अंदर अकाउंटिंग के अंदर ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो हमने एक एग्जांपल के जरिए आपको क्लियर कराया है। और इसके अलावा फिर भी इसके अंदर किसी के तो प्रॉब्लम है, आपको महसूस होता है कि हमें समझ नहीं आ रही, फिर कमेंट्स में हमें लाजमी शेयर करें, हम आपको सेटिस्फाई करेंगे।